हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एन अकेडमी। लेट्स क्रैक यूपीएससी इन हिंदी। इस इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आप जैसे यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस, ये सब कुछ यहाँ पर मिलता है। आप अपने एजुकेटर के साथ बातचीत कर सकते हैं, एंगेज हो सकते हैं डिस्कशन में, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आंसर पोल में पार्टिसिपेट करते हैं जैसे ही क्लास चल रही है। अपनी तैयारी का अगर आपको मूल्यांकन करना है तो आपको टेस्ट तो देना ही होता है, क्विजेस में भी पार्टिसिपेट करना होता है। मॉक टेस्ट दीजिए, क्विजेस में पार्टिसिपेट कीजिए और अपने प्रदर्शन का जो विस्तृत विश्लेषण है वो प्राप्त कीजिए यहाँ से। सभी कोर्सेस सिलेबस और एग्जाम के पैटर्न को और क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलता है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की परीक्षा में। एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप हजारों लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेस कहीं भी आप हों, देश के किसी भी कोने में, घर में बैठे हो, ट्रेन में, रेल में, बस में, यात्रा में, किसी के घर, किसी रिश्तेदार के घर, आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए, फ़ोन, आईपैड, लैपटॉप कुछ भी हो, और एक इंटरनेट। इसके बाद आप इसका पूरा का पूरा लाभ उठा सकते हैं इस क्लास का, और अपनी तैयारी वहीं से कर सकते हैं, कहीं आने-जाने की ज़रूरत नहीं है। गूगल प्ले पर जाइए, डाउनलोड करिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। ये डाउनलोड करते ही आपको ये लिंक मिलता है जिससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। लिंक पे कनेक्ट होंगे तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है अनअकैडमी पे मेरे वीडियोज़ की वो मिलती जाएँगी, क्लासेस की भी। ये सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको आपकी क्लास में हेल्प करते हैं, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए 15,519 से ज़्यादा कोर्सेज को लेकर। इतने सारे कोर्सेज इतनी कम फीस में आपको कहीं नहीं मिलता है। आंसर राइटिंग कोर्स भी साथ में आपके हैं, प्रैक्टिस भी कराई जाती है, एनसीईआरटी की समरी है, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर ये वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। 44,000 की फीस है, पूरे 12 महीने की सब्सक्रिप्शन लीजिए, और 64,000 की फीस है 2 साल की अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। लेकिन इसमें भी डिस्काउंट मिल जाता है 10% का। आप अगर चाहें तो रेफरल कोड यूज करें और डिस्काउंट आप ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आइकनिक कोर्स, एक यूपीएससी एक स्पेशल कोर्स आपके लिए लेके आया जिसको हम आइकनिक कोर्स कहते हैं। इस कोर्स में आप देख सकते हैं कि जो भी क्लासेस हैं वो लाइव क्लासेस आपको मिल रही है, टेस्ट सीरीज मिल रहा है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, पर्सनल कोच। इस आइकनिक कोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है पर्सनल कोच, है ना। यानी आपको एक पर्सनल कोच अभी मिलेगा, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करनी, स्टडी प्लान करना है, पर्सनल फीडबैक लेना है। ठीक है, तो ये आपको इतने सारे फायदे एक साथ आइकनिक कोर्स में मिलते हैं। फीस बहुत ही कम है, 64,000 की, और ये इनके सीएस रेफरल कोड डालेंगे तो 57,000 की फीस और कम हो जाती है। 2 साल की फीस भी कम हो सकती है रेफरल कोड डालने के बाद। तो इतने सारे फायदे मिलते हैं। चलिए आप अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं, और ये देखिए यहाँ पे पहले चर्चा कर चुके हैं इन सभी बातों का, और हमें देखना था संवहनीय धारा सिद्धांत, यानी सागरीय अधस्थल का विस्तार, ये हमें देखना है। आज का टॉपिक है जो ज्योग्राफी क्लास 11th एनसीईआरटी को हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, प्रवाह उपरांत अध्ययनों ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की। हमने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पढ़ा है, इसका वेगनर का, पिछली क्लासेस में। वेगनर के उपरांत जो भी स्टडीज की गई, उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी और भी प्रस्तुत की, है ना। वो जानकारी जो वेगनर के सिद्धांत के समय अवेलेबल यानी उपलब्ध नहीं थी। चट्टानों के पुराचुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्रीकरण ने विशेष रूप से निम्न तथ्यों को उजागर किया। अब ये ध्यान रखना है कि जो ये सिद्धांत है सागरीय अधस्थल का विस्तार, ये एक सिद्धांत बन गया। इसके बाद वेगनर के सिद्धांत के बाद, क्यों सिद्धांत बन गया? क्योंकि वेगनर के सिद्धांत के बाद और भी महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिली थी, और वो जानकारी थी सागर के अधस्थल के विस्तार से संबंधित, जैसा कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हो, पॉइंटर से दिखा दे रहा हूँ, ये सागर का अधस्थल है, मतलब सागर की तली है। इसका विस्तार हो रहा है, देखिए एक इधर इस तरफ जा रहा है, दूसरा हिस्सा इस तरफ जा रहा है। तो इस तरह से इस सागर की तली का विस्तार हो रहा है। ठीक है, ये सिद्धांत आपको समझना है। और ये विस्तार महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समय
इस प्रकार की जानकारी या इस प्रकार के विस्तार की जानकारी नहीं थी। तो कैसे मिली जानकारी? चट्टानों के पुरा चुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्रण ने चट्टानों के पुरा चुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्रण ने विशेष रूप से निम्न तथ्यों को उजागर किया। मतलब जो हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिली वो कैसे मिली? पूरा चुंबकीय अध्ययन चट्टानों का, जिसको पेलियो मैग्नेटिज्म कहते हैं, और महासागर तल का मैपिंग किया गया सैटेलाइट पिक्चर से। तब जाके कुछ नई चीजें हमें पता चली जो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समय नहीं थी। देखते हैं क्या है वो जानकारी। ये देखा गया कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ क्या देखा गया है? देखिए यहाँ पे मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है। ये पहले भी मैंने बताया था। ये उद्गार उस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकालते हैं, है ना। महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। क्या है ये? देखिए यहाँ पे ये मैंने पहले भी आपको डायग्राम में के थ्रू बताया था कि मध्य महासागरीय कटक किसको कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसको, पृथ्वी का जो स्थल मंडल है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। स्थल के मंडल के नीचे दुर्बल मंडल है। दुर्बल मंडल में मैग्मा का इस तरह से प्रवाह होता रहता है। ये देखिए, मैग्मा संवहनीय धाराओं के रूप में प्रवाहित होती रहती है। ठीक है। अब ये संवहनीय धाराएं, यानी जो पृथ्वी के सतह के नीचे ऊष्मा है, वो ऊष्मा इन संवहनीय धाराओं के माध्यम से प्रवाहित होती है, और जैसे जैसे ये धाराएं प्रवाहित होती है वैसे वैसे ये महासागरीय भूपर्पट्टी भी उसी दिशा में विस्थापित होता है, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। इन महासागरीय यानी संवहनीय धाराओं की दिशा अपसरण वाली, अपसरण मतलब दोनों तरफ विपरीत दिशा में, एक इस दिशा में दूसरी इस दिशा में जा रही है, तो ये अपसरण हो रहा है। इसीलिए ऊपर जो इसके इस दुर्बल मंडल के ऊपर जो स्थल मंडल है, यानी ये वाला हिस्सा जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं, ये भी विपरीत दिशाओं में अपसरण कर रहा है। ठीक है। और जब अपसरण करता है तो नीचे से क्या होता है? लावा के निकलने का स्थान बनता है, और लावा यहाँ से निकल के इस प्रकार से फैलता जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। लावा ऐसे फैलता जाता है। तो लावा सतह पे फैल रहा है और एक पहाड़ी नुमा संरचना बनाता है। पहाड़ी नुमा, है ना। लावा जब ठोस होता है पानी में ही निकलता है, क्योंकि समुद्र की तली में निकल रहा है, तो पानी से जल्दी ठंडा होकर ठोस होकर एक पहाड़ी नुमा संरचना बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कटक। महासागर ये देखिए यहां से यहां तक है, ये क्षेत्र महासागरों का है, तो इसके बीचों बीच ये कटक पाया जाता है, इसलिए इसका नाम है मध्य महासागरीय कटक। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जो हम बातें कर रहे थे कि यह देखा गया है कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है। मतलब जहां पर मध्य महासागरीय कटक हैं वहीं पर ज्वालामुखी क्रिया होती है, या फिर ये भी कह सकते हैं ज्वालामुखी क्रिया होती है तो जो लावा बाहर आता है इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में, वही ठोस होकर क्या बनाता है? कटक बनाता है। और महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। महासागरीय कटक के दोनों तरफ जो चट्टानें पाई जा रही हैं, है ना, यहाँ लिखा है आपको महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाले चट्टान। अब यहाँ जो आप देख सकते हैं, तो मैं फिर से इरेज करके आपको दिखा दे रहा हूँ। इस कटक के दोनों तरफ जो चट्टानें हैं, जैसे ये, और इधर की चट्टानें होंगी ये ऊपर की, तो ये चट्टानें भी किससे बनी है? लावा से बनी है।
और ये जो चट्टानें होती हैं, ये क्या करती हैं, ठोस होने के बाद दोनों विपरीत दिशाओं में फैलती हैं। दोनों विपरीत दिशाओं में फैल रही हैं ठोस होकर, और ये जो चट्टान है फैलने के बाद, ठोस होने के बाद, इनमें समान संरचना यानी इनका जो रासायनिक संगठन है, रासायनिक संगठन एक ही पाया जाता है। ठीक है, रासायनिक संगठन, और दूसरा इनकी जो समय है, इनके बनने का समय भी एक ही है। सीधी सी बात है, जब लावा निकलेगा तो दोनों तरफ फैलेगा ना, दोनों तरफ फैलेगा तो एक ही समय में फैलेगा, और एक ही चट्टान, एक ही प्रकार की चट्टान भी बनेगी। तो इसमें कोई विशेष बात तो है नहीं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में कभी कभी बेवकूफ़ी भरी बातें भी लिखी होती है। दोनों तरफ समान रूप से पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाएगी। भाई एक ही समय ज्वालामुखी उद्गार से मैग्मा निकला है, तो सब कुछ में समानता क्यों नहीं पाई जाएगी? अब देखिए, महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में, कटकों के समीप की चट्टानों में जो मैंने अभी दिखाया, सामान्य चुंबकत्व ध्रुवन, नॉर्मल पोलैरिटी पाई जाती है, तथा ये चट्टानें नवीनतम है, और ये चट्टानें नई भी हैं, ध्यान रखिएगा। कटकों के शीर्ष से दर चट्टानों की आयु भी अधिक है। कटकों के शीर्ष से दर चट्टानों की आयु भी अधिक है। ये क्या कह रहा है कि महासागरीय कटकों के समीप की जो चट्टानें हैं वो तो नहीं है। कैसे, ये देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ। ये चट्टानें आपको जो यहाँ पे दिख रही हैं इस जगह पर, इस डायग्राम में, तो लावा के निकलने के बाद जो लावा ऊपर चला गया और जो बचा हुआ लावा इस गैप को भरता है और यहाँ ठोस चट्टान बनती है, तो ये तो नई भूपर पट्टी हो गई। लेकिन फिर ये पीछे खिसकती रहती है, पीछे खिसकती रहेगी तो यहाँ पुरानी चट्टानें पाई जाएंगी, इधर भी पीछे खिसकने से पुरानी चट्टानें होंगी, और यहाँ सेंटर में नई चट्टानें बनती है, क्योंकि लावा का उद्गार होता रहता है। जो लावा बाहर आ गया उसने कटक का निर्माण किया, और जो लावा इन दरारों में, इन गैप में फंस गया, उसने नई भूपरपट्टी का निर्माण किया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए नई भूपरपट्टी का निर्माण सबसे पहले कहाँ होता है, तो आप बताएंगे महासागरों के बिल्कुल मध्य भाग में। ठीक है, तो यही लिखा है कि कटकों के शीर्ष से चट्टानों की आयु अधिक होती है। शीर्ष से दूर, दर नहीं, शीर्ष से दूर, जैसे मैंने देखा है दूर की चट्टानें जो है उनकी आयु अधिक, पुरानी चट्टानें थी वो। महासागरीय भूपरपट्टी की चट्टानें महाद्वीपीय भूपरपट्टी की महाद्वीपीय परपट्टी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नहीं है। मतलब महासागरीय भूपरपट्टी की चट्टानें नहीं है, क्यों? क्योंकि मैग्मा सबसे पहले महासागरीय भूपरपट्टी को काट कर बीचों बीच निकलता है। ठीक है, तो वो चट्टानें जो हैं वो ज़्यादा नहीं होंगी, और महाद्वीपों पर जो चट्टानें पाई जाती हैं वो थोड़ी पुरानी होती हैं। अब देखिए, महासागरीय परपट्टी की चट्टानें कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। महासागरीय परपट्टी की जो चट्टानें हैं कहीं भी 20 करोड़ साल से अधिक पुरानी नहीं मिलती हैं। ठीक है, गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर है। ध्यान रखिएगा, गहरी जो खाइयां हैं उनके भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर है। ये गहरी खाइयां आपको दिखाई दे रही है, मैंने पहले ही बताया था पिछली क्लासेस में भी कि जब हम देख रहे हैं कि गहरी खाई या ट्रेंच कहाँ बनता है, तो आप ये देखिए, ये है महाद्वीपीय भाग, है ना, और ये है महासागरीय भाग। इन दोनों के बीच में ये गहरी खाइयां हैं। तो गहरी खाइयों के बारे में क्या बताया जा रहा है कि गहरी खाइयां जो होती हैं वो भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर हैं, गहरी खाइयों में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चट्टानें टकराती हैं दोनों तरफ से, ये चट्टान यहाँ पिघलती है, अंदर जाके पिघलेगी तो इससे ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी तो ज्वालामुखी फट रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं। जो चट्टान ये पृथ्वी के भीतर जा रही है वो ऊष्मा के कारण पिघल जाती है। और पृथ्वी के भीतर क्यों जा रही है? क्योंकि इधर से जो चट्टान आ रही थी उससे टकराने के बाद महासागरीय चट्टान क्योंकि भारी होती है, इसलिए महाद्वीपीय चट्टान तो ऊपर रह जाती है लेकिन महासागरीय चट्टान
नीचे गिरती है भारीपन के कारण, और जब नीचे गिरती है दुर्बल मंडल में तो तापमान के कारण पिघल जाती है, और पिघलने के कारण मैग्मा दबाव के कारण जब ऊपर आता है विस्फोट के साथ तो महाद्वीपों पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो यहां से विस्फोट, यहाँ पे चट्टानों में हलचल हुई इस जगह पे, और इसलिए यहां से भूकंपीय तरंगे सतह पर आएंगी। तो गर्त के पास जो भूकंपीय जो उद्गम केंद्र है उसकी गहराई अधिक होती है, क्योंकि यहाँ चट्टानें क्या करती हैं, बहुत अधिक गहराई तक प्रवेश करती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा अगली लाइन में, जबकि मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप उद्गम केंद्र कम गहराई पर विद्यमान है। कम गहराई पर कटकों में क्यों है, क्योंकि वहां से सिर्फ दूसरी दिशा में प्लेटें जा रही हैं, ना प्लेटें टकरा नहीं रही हैं। जबकि गहरी खाइयों या गर्त वाले क्षेत्र में प्लेटें बहुत गहराई में जाकर डिस्टरबेंस क्रिएट करती हैं, है ना। ये महासागरीय प्लेट है, बहुत अधिक गहराई में जाकर यहाँ हलचल होती है, तब भूकंप आता है। जबकि ऐसा नहीं था, मध्य महासागरीय कटक में एक प्लेट इधर दूसरी प्लेट इधर जा रही है, तो प्लेटों में जो डिस्टरबेंस हो रही है वो इसी जगह पे तो हो रही है, ज्यादा ऊंचाई पे ज्यादा गहराई में नहीं हो रही है। ठीक है, इन तथ्यों और मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफ इन तथ्यों और मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हैरी हेस ने 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की जिसे सागरीय अधस्थल विस्तार के नाम से जाना जाता है। जिसे सागरीय अधस्थल विस्तार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इन तथ्यों और मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हैरी हेस, अब जो हम ये थियरी पढ़ रहे हैं इस थियरी का नाम क्या है, सागरीय अधस्थल का विस्तार। इसे किसने दिया था, हैरी हेस ने दिया, जैसा कि अभी आप समझ पा रहे हैं। तो हैरी हेस के द्वारा ये थियरी कब दी गई, 1961 में, है ना। तो इन तथ्यों और मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफ की जो चट्टानें हैं उनके चुंबकीय गुणों का विश्लेषण किया गया हैरी हेस के द्वारा, जो कि एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। तो 1961 में एक कॉन्सेप्ट दिया गया जिसको सागरीय अधस्थल विस्तार कहते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। हेस के अनुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय परपट्टी में विभेदन हुआ और नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय भरभट्टी को दोनों तरफ धकेल रहा है, और इस प्रकार महासागरीय अधस्थल का अधस्थल मतलब नितल, महासागर का जो नितल है उसका विस्तार हो रहा है। किस प्रकार हो रहा है, देखिए हैरी हेस के अनुसार क्या हो रहा है कि भाई ये जो हैरी हेस के अनुसार, यहाँ आप एक बार फिर पढ़ लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ कि महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय परपट्टी में विभेदन हुआ और नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय परपट्टी को दोनों तरफ धकेल रहा है। ये देखिए जो मैग्मा, इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अब यहाँ जो संवहनीय धाराएं चल रही थी इस दिशा में दूसरी दिशा में इसीलिए जो महासागरीय पटल है वो भी दो विपरीत दिशाओं में विभाजित हो रहा था, और जो इसके बीच दरार बन रही थी उस दरार से क्या हो रहा था, मैग्मा सतह पे आ रहा है। मैग्मा सतह पे आकर क्या बना रहा था, कटक, है ना, कटक बना रहा था। और जो बचा हुआ मैग्मा जो इस दरार से निकल रहा था, इस दरार में फंसकर इसको भर देता है तो नई भूपर पट्टी का निर्माण होता है, और ये दबाव भी डाल रहा है चट्टानों को पीछे खिसकने के लिए, उस पर दबाव भी डालता है। ठीक है, और इस तरह से इस दबाव के कारण चट्टानें क्या होती है, पीछे की तरफ खिसक रही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
महासागरीय परपट्टी का अपेक्षाकृत नया होना और इसके साथ ही एक महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर के न सिकुड़ने पर हेस ने महासागरीय परपट्टी के क्षेपण की बात कही। महासागरीय जो परपट्टी है वो क्या है, अपेक्षाकृत नवीन है, नई है, किससे, महाद्वीपीय भूपरपट्टी से, और इसके साथ ही एक महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर के न सिकुड़ने पर हेस ने महासागरीय परपट्टी के क्षेपण की बात कही। अब देखिए इसको मैं इसी डायग्राम के थ्रू इसको समझाता हूँ। हैरी हेस ने कहा कि भाई जब, ये देखिए यहाँ पे पॉइंटर से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये भूपरपट्टी पीछे जा रही है, ये भी भूपरपट्टी पीछे जा रही है, तो ये महासागर तो फैल रहा है, लेकिन कहीं दूसरा महासागर तो सिकुड़ना चाहिए, लेकिन दूसरा महासागर या दूसरी जमीन नहीं सिकुड़ती है। होता क्या है, बस ये जो पीछे जा रही है जमीन, ये इसका क्षेपण हो जाता है, तो जगह जो है पीछे जाने के बाद जो जगह बन रही है वो जगह जमीन के अंदर चली जा रही है, दोनों तरफ ये देखिए। तो क्षेपण होने से जो एक्स्ट्रा पीछे खिसकने के बाद जो एक्स्ट्रा भूपरपट्टी है वो क्या हो रही है, पीछे जाकर इसमें क्षेपित अवतलित होकर पिघल जाती है, और यहाँ नई भूपरपट्टी बनती है, पुरानी नीचे जाके क्षेपित हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि पुरानी भूपरपट्टी दूसरी भूपरपट्टी को पुश करके उसको संकुचित कर देती है, ऐसा नहीं होता है। और जब ये क्षेपित हो जा रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि महासागर के अधस्थल का विस्तार हो रहा है, क्योंकि जो भूपरपट्टी पुरानी होती है वो क्षेपित हो जा रही है और नई भूपरपट्टी यहाँ बन रही है। इस तरह महासागर फैल रहा है, महासागर की तली फैलती जा रही है। अब देखिए हेस के अनुसार, है ना, हेस के अनुसार यदि ज्वालामुखी परपट्टी से नई परपट्टी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय महासागरीय क्षेत्रों में इसका विनाश भी होता है। महासागरीय गर्तों, महासागरीय गहराई में इसका विनाश भी होता है। जो क्षेपित हो रहा था नीचे जाके पिघल जाता है। तो वो तो था सागर का अधस्थल विस्तरण। अब आते हैं एक नए सिद्धांत पे, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। सागरीय तल विस्तार अवधारणा के पश्चात विद्वानों की महाद्वीपों व महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुई। ठीक है। सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट टेक्टोनिक कहा गया। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी। सागरीय तल विस्तार अवधारणा के पश्चात विद्वानों की महाद्वीपों व महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुई और सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। चलिए देखते हैं प्लेट विवर्तनिकी है क्या। एक विवर्तनिकी प्लेट, जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, ठोस चट्टान का विशाल का अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है। देखिए प्लेटें क्या होती है मैं बता दूं आपको। यहाँ पे अगर प्लेट का देख, आप पृथ्वी देखते हैं, पृथ्वी गोल है, लेकिन पृथ्वी के 100 किलोमीटर गहराई में स्थल मंडल है, और जो तप्त मैग्मा है, हॉट स्पॉट है, इन स्थल मंडलों को तोड़ देता है दो टुकड़ों में। ये देखिए यहाँ से भी टूट गया, यहाँ से भी। तो पृथ्वी में कोर और मेंटल की बाउंड्री पे जो तप्त मैग्मा है वो इसको तोड़ रहा है दो भागों में। तोड़ने के बाद ये देखिए पृथ्वी का स्थल मंडल कई हिस्सों में विभाजित हो गया। ठीक है, कई हिस्सों में विभाजित हो गया है। अब देखिए यहाँ पर सागरीय तल विस्तार अवधारणा के पश्चात विद्वानों की महाद्वीप, अब 1967 में सिद्धांत दिया गया किसका, प्लेट विवर्तन की। पहले समझ लीजिए प्लेट है क्या।
0 से 100 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है स्थलमंडल का, इसको ही प्लेट कहते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ है। दूसरे डायग्राम के थ्रू अगर मैं आपको प्लेट समझा दूं तो ये देखिए, पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह में महासागर और महाद्वीप होते हैं। महासागर और महाद्वीप, ये भूपर्पट्टी है। 0 से 35 किलोमीटर तक आपको भी पता है भूपर्पट्टी होती है, और 35 से 65 किलोमीटर तक एक अन्य क्षेत्र होता है जिसको ऊपरी कठोर मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपरी कठोर मेंटल, पिछली क्लास में मैंने बताया। और ये है भूपर्पट्टी। तो भूपर्पट्टी और यहाँ तक क्या हो गया, 100 किलोमीटर। तो ये जो 100 किलोमीटर का क्षेत्र है, इसी को प्लेट कहते हैं या स्थल मंडल कहते हैं, जिसमें महासागर भी और महाद्वीप भी है। तो इसी प्लेट में खिसकाव होता है ना। पहले क्या हम बात कर रहे थे भाई, खिसकाव किसमें हो रहा है? भूपर्पट्टी में या महाद्वीपीय भूपर्पट्टी में या महासागरीय भूपर्पट्टी में, लेकिन बेसिकली खिसकाव किसमें होता है? प्लेटों में। ये देखिए, प्लेट विवर्तन की, प्लेट विवर्तन की सागरीय तल विस्तार अवधारणा के पश्चात विद्वानों की महाद्वीपों व महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुई। जब सागरीय तल विस्तार की अवधारणा दी, किसने दी थी? हैरी हेस ने। कब दिया था? 1961 में। इस अवधारणा के पश्चात विद्वानों ने क्या किया, और ज्यादा उनको रुचि हुई जब उनको पता चला कि सागरीय तल का विस्तार होता है। तो अपनी रुचि के कारण 1967 में हैरी हेस के ही नेतृत्व में, हैरी हेस बेसिकली एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, भूवैज्ञानिक, उनके ही नेतृत्व में मैकेंजी पार्कर मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनिकी कहा गया है। तो एक विवर्तनिकी प्लेट, प्लेट को क्या लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, लिथोस्फेयर यानी स्थल मंडल भी कहते हैं। ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीप व महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है। ठीक है। ये प्लेटें दुर्बल मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। ये प्लेटें क्या है? दुर्बल मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। अब जो ये प्लेटें दिखाई देती हैं, मैंने पहले ही बताया था कि प्लेटों के नीचे दुर्बल, स्थल मंडल के नीचे दुर्बल मंडल है। ये मान लीजिए 0 से 100 किलोमीटर का प्लेट है, इसके नीचे दुर्बल मंडल में संवहनीय धाराएं चलती हैं। जिस दिशा में भी संवहनीय धाराएं चलेंगी, उसी दिशा में प्लेटों का भी संचलन होता है। इस प्रकार से मान लीजिए प्लेट का कोई और हिस्सा है और इसके नीचे संवहनीय धाराएं कुछ इस तरह से आ रही हैं, तो इन प्लेटों में भी संचलन क्या होगा? विपरीत दिशा के बजाय एक दूसरे की दिशा में होगा, क्षैतिज रूप में, दोनों चलायमान है। तो प्लेटें किस पर तैरती हैं? दुर्बल मंडल के ऊपर, आपको ध्यान में रखना है। और प्लेट की परिभाषा पूछी जाए तो क्या बताएंगे? प्लेट क्या है? ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीप और महासागरीय स्थल खंडों से मिलकर बना है। ठीक है। अब देखिए, स्थल मंडल में परपट्टी, स्थल मंडल में भूपर्पट्टी एवं ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है। स्थल मंडल में भूपर्पट्टी एवं ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है, जिसकी मोटाई महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपियों में 200 किलोमीटर है। इस प्लेट को महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट भी कहा जाता है, जो इस बात पर निर्भर है कि उस प्लेट का अधिकतर भाग महासागर अथवा महाद्वीपों से संबद्ध है। उदाहरणतः प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है, जबकि यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर को हम महासागरीय प्लेट क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रशांत महासागर वाले हिस्से पे सिर्फ पानी ही पानी है। ये देखिए, बस सिर्फ और सिर्फ पानी है। ये है प्रशांत महासागरीय प्लेट का हिस्सा। ये देखिए, पूरे क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ पानी है, इसलिए इसको हम महासागरीय प्लेट कहते हैं। ठीक है। इकलौता ऐसा प्लेट है जो पूरी तरह से महासागरीय है। बाकी सभी प्लेटों पे महाद्वीप और महासागर दोनों पाए जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये अफ्रीकी प्लेट है, लेकिन अफ्रीकी प्लेट की बाउंड्री तो ये, अगर इस बाउंड्री को हम देखें तो यहाँ क्या है? महाद्वीप
इधर क्या है, महासागर। तो अफ्रीकी प्लेट में भी दोनों आपको दिख रहा है, महाद्वीप और महासागर। ये सभी प्लेटों में आपको दिखेगा। सिर्फ प्रशांत महासागरीय इकलौता ऐसा प्लेट है जो पूरी तरह से, इसके ऊपर सिर्फ पानी और पानी ही है, इसलिए इसको महासागरीय प्लेट की संज्ञा देते हैं। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार, प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वो क्या है, 7 मुख्य प्लेटों में। जैसे ये पूरी पृथ्वी है, 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो 7 मुख्य प्लेटें। क्यों, अंदर से जो हॉट स्पॉट है उसने पूरी पृथ्वी को 7 भागों में तोड़ दिया है, ये हॉट स्पॉट ने, और इसलिए पृथ्वी 7 भागों में विभक्त है। पृथ्वी की प्लेटें 7 भागों में, और छोटी प्लेटें कई हैं, है ना। 20 से ज्यादा जिनके नाम है, और 100 से ज्यादा छोटी प्लेटें। 20 प्लेटों का लगभग नामकरण किया गया, बाकी 100 से ऐसी ज्यादा प्लेटें छोटी हैं जिनका नाम भी नहीं पता। नवीन वलित पर्वत श्रेणियां, खाइयां और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करते हैं। अभी आपसे पूछा जाए इन प्लेटों के किनारों पर क्या होता है, तो किनारों पर नए वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन, ट्रेंचेस, फॉल्ट, खाइयां, गर्त और भ्रंश। प्रमुख प्लेटें जो पृथ्वी पर है वो कुछ इस प्रकार से हैं। अंटार्कटिक प्लेट, जिसमें अंटार्कटिक और इसको चारों ओर से घेरती हुई महासागरीय प्लेट भी शामिल है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, अब अंटार्कटिक प्लेट की बाउंड्री क्या है, ये है आपके अंटार्कटिक प्लेट की बाउंड्री। देखिए, इस रेखा के नीचे, फिर ये यहाँ पे आके मिल जाती है इस जगह पे, ये। तो ये पूरा नीचे का हिस्सा कौन सा प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट, जो आपको दिख रहा होगा। उत्तर अमेरिकी प्लेट, ये देखिए, उत्तर अमेरिकी प्लेट जिसमें पश्चिम अटलांटिक तल सम्मिलित है तथा दक्षिण अमेरिकन प्लेट और कैरिबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है उत्तर अमेरिकी प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट, कहाँ है, ये देखिए, ये है उत्तर अमेरिकी प्लेट। कैसे, यहाँ से देखिए, मैं इसकी बाउंड्री दिखा दे रहा हूँ आपको। और दक्षिण अमेरिकी प्लेट, ये है दक्षिण अमेरिकी प्लेट की बाउंड्री, यहाँ से यहाँ तक। और इसके ऊपर क्या है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट की बाउंड्री। तो ये दोनों एक ही प्लेट है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये देखिए। तो इसमें बाउंड्री नहीं दिखाई है, मैं आपको डायग्राम में बाउंड्री दिखा रहा हूँ। ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, इसके अंदर महासागर भी है, महाद्वीप भी है। ये आपको महासागर दिख रहा है यहाँ पे, ये पानी वाला क्षेत्र है ना। कैरेबियन सागर यहाँ पे है, फिर ये अटलांटिक महासागर का आधा हिस्सा इधर है और आधा इधर है अफ्रीका की तरफ, है ना। तो ये है अमेरिकी प्लेट। ये देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है उत्तर अमेरिकी प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट। तो यहाँ अंटार्कटिक प्लेट पहला है, दूसरा है उत्तर अमेरिकी प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट। पश्चिमी अटलांटिक तल समेत उत्तरी अमेरिकी प्लेट और कैरिबियन द्वीप को पृथक करते हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट इकलौता प्लेट है जो पूरी तरह से महासागरीय है, अभी बताया था मैंने, जिसके ऊपर पूरा पानी है। इंडो ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड प्लेट, ये कहाँ है, ये देखिए, इंडो ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड प्लेट, इसकी बाउंड्री यहाँ दिखाई दे रही है आपको। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन, ये यहाँ से यहाँ तक, और आगे जाके यहाँ देखिए, यहाँ से ऐसे मिल रही है, मतलब ये हिस्सा यहाँ आके मिलता है, ठीक है। ये हिस्सा इस तरह से देखिए यहाँ पे, और ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन। जैसे कि यहाँ पे भी दिख रहा है आपको डायग्राम, यहाँ पे इंडिया है और यहाँ क्या है, ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको, वही मैंने इधर दिखा दिया। तो ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बाउंड्री। अफ्रीकी प्लेट अगला है, अफ्रीकी प्लेट जिसमें पूर्वी अटलांटिक तल शामिल है।
अफ्रीकी प्लेट की बाउंड्री अगर आप देखेंगे तो यहाँ दिखाई दे रही है आपको, ये है अफ्रीकी प्लेट। ये देखिए, ये जो बाउंड्री दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, ये अफ्रीकी प्लेट की बाउंड्री है, जो पहले भी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाई, यहाँ से यहाँ तक ये अफ्रीकी प्लेट है। ठीक है, अब देखिए यूरेशियाई प्लेट, यूरोप और एशिया को मिलाकर कौन सी प्लेट बनती है? यूरेशियाई प्लेट। यूरेशियाई प्लेट जिसमें पूर्व अटलांटिक महासागरीय तल सम्मिलित हैं। ये देखिए यहाँ पे यूरेशियाई प्लेट, ये पूरा का पूरा जो प्लेट है, ये बाउंड्री हो जाएगी आपकी यूरेशियाई प्लेट की। यहां से ये पूरा यूरेशियाई, और इधर से ये यूरेशियाई यहाँ पे, ये देखिए ये है यूरेशियाई प्लेट। ठीक है, अब ये यूरेशियाई, इसके बाद जो प्लेट है वो है, कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें भी हैं, कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें भी है, जैसे कोकोस। यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है ना। छोटी प्लेटें, नाज़का प्लेट छोटी प्लेट, अरेबियन प्लेट छोटी प्लेट, फिलीपींस प्लेट ये भी छोटी प्लेट है, कैरोलिन प्लेट छोटी प्लेट, फ्यूजी प्लेट छोटी प्लेट। तो ग्लोब पर ये प्लेटें पृथ्वी के प्रागैतिहासिक काल में लगातार विचरण कर रही हैं, स्टार्टिंग से ही, जब से ये प्लेटें बनी है, मतलब स्थलमंडल टूटा है, तब से लेकर ये लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण कर रही हैं। तो छोटी प्लेटों को भी आप देख लीजिए इस डायग्राम में। एक बार मैं बड़ी प्लेटें आपको बता दूं कौन कौन सी है। ये देखिए पॉइंटर से मैं बता दे रहा हूँ, बड़ी प्लेटें है ना, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, और ये पहली। पहली है अंटार्कटिक प्लेट, यहाँ दिख रहा है। दूसरी उत्तर अमेरिकी प्लेट, तीसरी दक्षिण अमेरिकी प्लेट, चौथी ये प्रशांत महासागरीय प्लेट, पांचवी इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, छठी अफ्रीकी प्लेट, और सातवीं यूरेशियाई प्लेट। ठीक है, इसके अलावा कई सारी आपको छोटी प्लेटें भी दिख रही हैं। देखिए जैसे यहाँ दिख रहा है फिलीपींस प्लेट, यहाँ आपको कैरोलिन प्लेट है ना। देखिए कोकोस प्लेट यहाँ है, अमेरिका से बिल्कुल चिपका हुआ है। नाज़का प्लेट, स्कोटिया प्लेट, अरेबियन प्लेट, ये छोटी छोटी प्लेटें हैं। छोटी छोटी प्लेटें भी कई हैं, जुआन डे फुका प्लेट। इस तरह से बड़ी प्लेटों के साथ साथ छोटी प्लेटें भी हैं। देखिए वैगनर की संकल्पना, वैगनर की जो संकल्पना थी केवल महाद्वीप गतिमान है, वो सही नहीं है। महाद्वीप तो प्लेट का एक हिस्सा है, और प्लेट चलायमान है, और प्लेट पे दोनों है, ना सिर्फ महाद्वीप, प्लेट पे तो महासागर भी है, अभी आपने देखा। एक प्लेट पे महाद्वीप और महासागर दोनों है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि भूवैज्ञानिक इतिहास में सभी प्लेट गतिमान रही हैं। मतलब ये तथ्य बिल्कुल सत्य है कि भूवैज्ञानिक इतिहास में सभी प्लेटें गतिमान रही हैं और भविष्य में भी गतिमान रहेंगी। वेगनर के अनुसार आरंभ में सभी महाद्वीपों से मिलकर बना एक सुपर महाद्वीप पैंजिया के रूप में विद्यमान था। वेगनर के अनुसार सबसे पहले सभी महाद्वीपों से मिलकर बना एक सुपर पैंजिया, जिसके बारे में बताया था। यद्यपि बाद की खोजों ने यह स्पष्ट किया कि महाद्वीपीय पिंड जो प्लेट के ऊपर स्थित है भूवैज्ञानिक काल पर्यंत चलायमान थे, और पैंजिया अलग अलग महाद्वीपीय खंडों के अभिसरण से बना था, जो कभी एक या किसी दूसरी प्लेट के हिस्से थे। पुराचुंबकीय आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न भूकालों में प्रत्येक महाद्वीपीय खंड की अवस्थिति निर्धारित की। भारतीय उपमहाद्वीप अधिकांशतः प्रायद्वीपीय भारत की अवस्थिति, भारतीय उपमहाद्वीप अधिकांशतः प्रायद्वीपीय भारत की अवस्थिति नागपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर आंकी जाती है। प्लेट संचरण के तीन प्रकार की प्लेटें, मुख्य प्रकार की प्लेटें बनती हैं। ठीक है, तो अब ये जो प्लेट का संचरण है, जो मुख्य है तीन प्रकार का, उसको हम कल की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप सब
देखते रहिए, अगली क्लास में एक नया टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स क्रैक यूपीएससी एनकेएसयूएस रेफरल कोड है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 10% डिस्काउंट मिलता है जैसे रेफरल यूज करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।